सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में हम कृतिका पाठ माटी वाली, जिसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल जी, का वाचन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पृष्ठ संख्या 45 तक पढ़ लिया था। हम 46 यानी 46 पृष्ठ पर थे, तो कृपया आप सभी से निवेदन है, आप अपनी पुस्तक निकालिए। पृष्ठ संख्या 46 यानी 46, इसका पहला पैराग्राफ मैंने आपको समझा दिया था, तो दूसरे पैराग्राफ से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। इसके पहले पैराग्राफ में बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि बुढ़िया जो थी उसके पास अपना घर भी नहीं था। घर इन द सेंस था, झोपड़ी जो थी, वो झोपड़ी जो थी वो एक ठाकुर की जमीन पर बनी हुई थी, ठीक है, और जिसमें वो गुजारा करती थी। और गांव के एक ठाकुर की जमीन पर उसकी झोपड़ी बनी हुई थी, और उसकी जमीन पर रहने की एवज में, एवज मैंने आपको बताया था बदले में, ठीक है, उस जमीन पर वो रह रही थी, उसके बदले में उसको क्या करना पड़ता था, उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह से कामों की बेगार करनी होती थी। मतलब कहने का क्या अभिप्राय है कि उसको बेगार, बेगार यानी बिना पैसे के, वहां पर उसको बिना पगार के काम करना पड़ता था। बेगार का मतलब बे नेगेटिव क्वालिटी हो जाती है, ठीक है, तो बेगार मतलब बिना पैसों के उसको काम करना पड़ता था। तो नहीं, अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है, यहां से शुरू करेंगे दूसरे पैराग्राफ से कि नहीं आज वह एक गठड़ी में नहीं आज वह एक गठड़ी में बदल गए, अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी, ठीक है। अब बुढ़िया ने क्या सोचा है, उसने, माटी वाली बुढ़िया ने सोचा है कि आज वो अपना जो उसका बुजुर्ग पति है उसे वो खाली, कोरी मतलब खाली, खाली रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिए। अब उसने सोचा कि बूढ़े को मैं खाली रोटी नहीं दूंगी, उसने एक पाव प्याज खरीद लिए, 250 ग्राम प्याज खरीद लिए। अब वो प्याज का क्या करेगी माटी वाली बुढ़िया, तो प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। पहले कूटेगी, तो जो माटी वाली बुढ़िया थी उसने 250 ग्राम जो थे, एक पाव जो थे प्याज खरीद लिए। अब प्याज खरीद लिए तो उसने क्या किया, उन प्याजों को तला, कूटा, कूट कर तल लिया। और उसने क्या सोचा कि बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, मतलब वो सरप्राइज देना चाह रही थी। एक गरीब व्यक्ति की विडंबना देखो कि एक रोटी जैसी चीज, जो आप लोग, हम लोग जिसकी कीमत नहीं समझते हैं क्योंकि वो हमें आसानी से उपलब्ध है, तो उस रोटी का भी कितना वो बुढ़िया हिसाब रख रही है। वो क्या कह रही है कि प्याज लेगी, उसे कूट लेगी, फिर उसे तल लेगी, ठीक है, और बूढ़े को नहीं बताएगी कि उसके पास रोटियां भी हैं। सब्जी तैयार होते ही उसके सामने रख देगी, दो रोटियां। अब दो कैसे रख देगी, उसको एक घर में दो रोटियां मिली, जिसमें से एक रोटी उसने चाय के साथ खा ली थी, पीतल के गिलास में जब उसने चाय पी थी, है ना, मालकिन के यहाँ। तो एक रोटी खा ली थी, एक उसने अपने ढिल्ले में, जो उसका कपड़े का ढिल्ला था, उसमें छुपा ली थी। वो जो एक रोटी उसने छुपा ली थी वो उसके पास पहले से थी। अब एक मालकिन ने और उसको दो रोटियां दी, तो वो भी उसने अपने ढिल्ले में बांध ली। उसके पास टोटल कितनी, कुल कितनी रोटी हो गई, तीन। अब तीन रोटियां उसके पास आ गई। अब तीन रोटियां जब उसके पास आ गई तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि मैं अपने बूढ़े को सरप्राइज दूंगी, और उसको जो है मैं अपनी तीन रोटियों में से दो रोटियां उसको दे दूंगी, और अब वह दो रोटियां भी नहीं खा सकता, ठीक है। अब वो अनुमान लगा रही है कि बूढ़ा जो है वो बीमार है, और अब उसको कुछ खाना वाना भी नहीं पचता है, तो वो दो रोटियां नहीं खा पाएगा। एक रोटी खा पाएगा या फिर डेढ़ रोटी खा पाएगा। तो एक ही रोटी खा पाएगा, या हद से हद डेढ़। अब उसे ज्यादा नहीं पचता, यानी उसका डाइजेशन सिस्टम अब इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, इतना बलिष्ठ नहीं है कि वो भोजन को पचा सके। बाकी बची डेढ़ रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। यानी कि कुल तीन थी, अगर वो डेढ़ खा लेगा तो डेढ़ रोटी जो बचेगी, माटी वाली कहती है मैं उससे अपना काम चला लूंगी। तो एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। कैसे, जो उसने चाय के साथ खाई थी, पीतल के गिलास में जब चाय पी थी उसके साथ भी एक रोटी खाई थी ना,
तो वो हिसाब लगा रही है कि 4 रोटियां थी, 1 रोटी तो मैं पहले ही खा चुकी हूँ। अब बूढ़ा अगर 1.5 रोटी खाता है, 1.5 और बच जाएगी तो मैं प्याज के साथ वो 1.5 रोटी भी खा लूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो सोचती है कि 1 रोटी तो पहले ही मेरे पेट में जमा है। मन मन में यह सब सोचती हुई, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। वो जब गई अपने झोपड़े में, तो बूढ़े को रोटी की जरूरत नहीं थी। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि बूढ़ा जो था वो अब जीवित ही नहीं था, वो स्वर्ग सिधार चुका था। और माटी वाली के पाँव की जब आवाज से वो, जैसे चाहे बीमार ही था, बेड पर था, लेकिन जब आवाज सुनता था तो पलट के देखता था कौन आया कौन नहीं आया। तो उसने ऐसा कोई भी संकेत नहीं किया। तो बुढ़िया जो थी वो थोड़ी हैरान हुई। उसने अपनी नजरें उसकी ओर घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। कहने का क्या अभिप्राय है? माटी को छोड़कर जा चुका था यानी कि उसका स्वर्गवास हो चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। अब देखिए यहाँ पर शब्द आया है पुनर्वास। पुनर्वास को रेखांकित कर लीजिए और लिख लीजिए दोबारा बसाना। तो टिहरी बांध जो था उसको दोबारा बसाना था। ठीक है, तो वहां के जो साहब थे उन्होंने पूछा कि कहाँ रहती हो? तो तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। उसने कहा जहां भी रहती हूँ वहां से कागज पत्र जो है अपने मकान के वो ले आना। तो उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी वाली ने कहा। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? यानी वो क्या पूछना चाह रहे हैं कि जिस माटा खान से तू मिट्टी लेकर आती है क्या वो तेरे नाम है? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। अब माठा खान तो मेरी रोजी रोटी है साहब। वो कहती है वो मेरी रोजी रोटी है। अर्थात कहने का क्या अभिप्राय है कि मेरी रोजी रोटी है से क्या अभिप्राय है कि माटा खान, यहाँ पर ये पेज हमारा समाप्त होता है, अगला पेज निकाल लीजिए आप लोग। तो वो माटा खान मेरी रोजी रोटी है से क्या मतलब कि वो कहती है कि माटा खान से तो मैं मिट्टी लेकर आती हूँ और वो मैं घर घर जाके बांट देती हूँ। तो वो तो मेरी रोजी रोटी है, वो मेरी संपत्ति नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे नाम पर नहीं है वो। तो बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? तो अब जो बेचारा सरकारी व्यक्ति है, सरकारी ओहदे पर है, उसको इन सब बातों से क्या लेना, है ना? तो वो तो अपना कार्य कर रहा है। इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। अब टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। ठीक है, शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। नोट कर लीजिए, आपाधापी क्या होता है? अफरा तफरी मचना। ठीक है, भाग दौड़ मच जाना, जिसको कहते हैं भगदड़ मच जाना। आप देखते हैं कोई आपात स्थिति होती है, बाढ़ आ गई, कोई भूकंप आ गया, ऐसे ऐसी वाली बातों में क्या होता है, लोग इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो था, आपाधापी का माहौल बन गया। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए। अब पानी जो निचले इलाकों में चला गया, वहां पर क्या हुआ? वहां पर शमशान घाट वगैरह जो थे वो भी डूब गए। अब माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। एक घर भी ले जाना। तो ऐसा वो जो कह रही है, यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। ऐसा जो वो कह रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, ये भी हमें समझना होगा कि माटी वाली जो है उसने ऐसा क्यों कहा कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो इस बात का अर्थ क्या है बच्चों कि माटी वाली नामक पाठ में लेखक ने गरीबों के विस्थापन की समस्या को अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। लेखक ने टिहरी से विस्थापित होने वाले लोगों के दर्द को अत्यंत गहराई से बताया है और महसूस किया है। ठीक, माटी वाली के पास ना अपनी कोई जमीन थी और ना ही उसके पास कोई और ऐसी कोई संपत्ति थी, ना ही माटा खान के कोई कागज थे। वह तो गांव के ठाकुर की जमीन पर झोपड़ी डालकर रहती थी। माटी वाली एक दिन जब घरों में माटी पहुंचाकर आती है तो देखती है कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। माटी वाली के सामने इस समय मुख्य समस्या शहर से विस्थापित होने की नहीं,
बल्कि अपने पति के अंतिम संस्कार की थी, कि जो पति उसका मृत, जिसकी जो शैया पड़ी हुई है, जो उसका पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है, उसकी समस्या थी उसके सामने, क्योंकि शमशान घाट डूब चुके थे। कोई शमशान घाट था ही नहीं। उसके लिए घर और शमशान में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि उसका घर भी डूब चुका है, शमशान भी डूब चुका है। वह सोचती है कि एक और व्यक्ति प्रतिदिन विकास का दावा करता है कि हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है? पर गरीब आदमी का सब कुछ छीना जा रहा है। मरने के बाद उसे जगह भी नहीं मिल रही। वह पीड़ा एवं हताशा के कारण कहती है कि आम आदमी का शमशान उजड़ना नहीं चाहिए। तो इस बात का अर्थ ये था। तो बच्चों, यहाँ पर हमने आपको पूरा पाठ जो है वो समझाया है। इसके प्रश्न उत्तर पर हम कल चर्चा करेंगे। अब आप सभी से निवेदन है, एक बार पुनः आप इस पाठ का वाचन करें, खुद से करें, ठीक है? मौन वाचन करें, उसको समझें, और जो चीजें आपको समझ नहीं आई हैं, जो शब्द आपको जिनके अर्थ समझ नहीं आए हैं, उन्हें रेखांकित कीजिए, और अपने अगले कालांश में अपना संशय निवारण कीजिए। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद।